बोलिए। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जिनवाणी माता की जय। नमोस्तु। अपना 24वां सूत्र चल रहा था। 24वां सूत्र की अपन ने हिंदी की व्याख्या करी थी कि समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। इसकी जो अपन ने हिंदी व्याख्या पढ़ी थी वह क्या थी, एक बार अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि समान शब्द के आने पर, समान वर्ण के आने पर, है ना, समान वर्ण के आने पर उससे परे अगर सवर्ण होगा, है ना, समान के सामने यदि सवर्ण होगा तो समान जो है वह दीर्घ हो जाएगा और सवर्ण का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने उदाहरण में देखा था, उदाहरण क्या ले लें अपन, महाधन आलय। तो महाधन आलय में अगर अपन इसमें अनतिक्रम्यन विश्लेषित जो 23 नंबर का सूत्र है, 23 नंबर का सूत्र लगाया अनतिक्रम्यन विश्लेषित, तो ये महा के स्थान पे क्या हो जाएगा, म धन आ धन ह धन आ, और आलय में आ धन ल धन आ धन य धन आ। तो संधि किस किस की हो रही, आ और आ की। तो आ क्या है, समान है ना। तो यहाँ अपन देखेंगे कि आ क्या है, आ समान है, फिर इसके सामने क्या है, आ है, तो ये आ का सवर्ण है। तो समान भी है और सवर्ण भी है, तो इसका दीर्घ, तो इसका दीर्घ यही है, और इसका लोप, तो ये लोप हो गया। तो इन दोनों के स्थान पे क्या आ गया, आ। तो ये क्या, इसको जोड़ देंगे सबको, तो ये महालय ऐसा हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? इसका फॉर्मूला ये रहेगा, समान धन सवर्ण, तो समान का दीर्घ और सवर्ण का लोप। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इधर तक किसी को कोई प्रश्न? ओके, व्याख्या में क्या लिखा है, समान संज्ञको वर्णो दीर्घी भवति सवर्णे परे परश्च लोपमा पद्यते। समान संज्ञको, समान संज्ञको वर्णो दीर्घी भवति। उत्तर भैया जी ये नहीं, इसकी व्याख्या है ना 24वें वाले सूत्र की, 24 वाले सूत्र के नीचे लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मिल गया, ठीक ठीक ठीक, मिल गया ना। हाँ, समान संज्ञ को वर्णो दीर्घी भवति सवर्णे परे, सवर्णे परे परश्च लोपम परश्च लोपमा पद्यते।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अपन देखें अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, ये का में ओ की मात्रा, वा में ओ की मात्रा, तो ये क्या था, समान संज्ञकः था यहाँ, है ना, समान संज्ञकः। तो क्या हो गया, विसर्ग के परे, अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष, तो विसर्ग का हुआ ओ, उ और आ मिलके हुआ ओ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ वर्णो, तो ये था वर्णः, यहाँ पे भी अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद द, ता था द घोष है, तो विसर्ग का उ और आ और उ मिलके हुआ ओ, तो ये वर्णो हुआ था। तो समान संज्ञा का वर्णा, तो वर्ण कैसा हो, ठीक है, वर्ण कैसा हो, समान संज्ञक, है ना, वर्ण का विशेषण क्या है, समान संज्ञक। तो समान संज्ञक वर्ण दीर्घी भवति, दीर्घी भवति अर्थात दीर्घ भवति यानी होता है, दीर्घ हो जाता है या दीर्घ होता है ना, दीर्घ होता है। समान संज्ञक वर्ण दीर्घ होता है सवर्णे परे, सवर्णे परे, तो सवर्ण पर में होने पर, अर्थात बाद में सवर्ण होने पर, है ना, सवर्ण कहाँ हो, बाद में। ठीक है, ये सवर्णे में क्या हुई, सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो गया, सवर्णे परे, तो सवर्ण बाद में होने पर। और क्या कह रहे हैं, परश्चा, तो परश्चा का अर्थ क्या हो गया, परह धनचा, तो विसर्ग, विसर्ग के बाद चा, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा, तो ये शा क्या था, विसर्ग से आया, परह चा, इसको अगर देखेंगे तो लोपम धन आपद्यते, पर का, पर यानी जो बाद में है, पर का, चा यानी क्या हो गया, और पर यानी पर का यानी बाद वाले अक्षर का, लोपम आपद्यते, लोप हो जाता है। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ हुआ, समान संज्ञक वर्ण दीर्घ होता है सवर्ण बाद में होने पर और पर का लोप हो जाता है, ये इसकी व्याख्या है। इसी को अपन ने सूत्र के रूप में लिखा था कि समान अगर सवर्ण से मिलेगा, समान संज्ञक वर्ण, है ना, सवर्ण के परे होने पे दीर्घ हो जाता है और सवर्ण का लोप हो जाता है, यही चीज अपन यहां बता रहे थे। ठीक है, कोई प्रश्न हाँ इसमें, भैया। ठीक है, आगे चलें। फिर आगे क्या लिखा, सर्वत्र ह्रस्वो दीर्घ, इसी व्याख्या में आप आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, सर्वत्र, सर्वत्र यानी क्या हो गया, सभी जगह, ह्रस्वो दीर्घ, ह्रस्वो दीर्घ, तो यहाँ पे ये ह्रस्वो जो था, ये ह्रस्वो ना होके क्या था, ह्रस्वः था, तो विसर्ग का क्या हुआ है, यहाँ पे ओ हुआ है, तो ये विसर्ग से ओ आया है। इसको अब बताने की शायद आवश्यकता नहीं, आकार परे विसर्ग, विसर्ग परे घोष, विसर्ग का उ, आ और उ मिलके ओ, तो सर्वत्र ह्रस्वो दीर्घः, ठीक है ना, तो सर्वत्र यानी सभी जगह, ह्रस्व यानी ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ हो जाता है ना, सर्वत्र ह्रस्व दीर्घ, सभी जगह ह्रस्व दीर्घ हो जाता है।
इस वाले केस में। फिर क्या कह रहे हैं, स्वभाव तो, उसी के आगे व्याख्या में देखेंगे, स्वभाव तो ह्रस्वभावे स्वभाव तो ह्रस्वभावे परलोपः। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये क्या था, स्वभाव तो यहाँ विसर्ग था, स्वभावतः, ये मूलतः क्या है, स्वभावतः। स्वभावतः यहाँ पे विसर्ग का ओ हुआ है, ये जो ओ हुआ है ये इस विसर्ग का हुआ है, स्वभाव तो। ठीक है, तो स्वभावतः, स्वभावतः अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, स्वभाव से। अपन ने पढ़ा था पंचमी विभक्ति के समय पे कि तह लगा देने से पंचमी का बोध होता है, तो स्वभावतः यानी स्वभाव से पंचमी विभक्ति है यहाँ पे, मतलब पंचमी के लिए तह लगा दो तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपन ने नियम पढ़ा था, अभी आगे फिर से आएगा ये नियम। तो स्वभावतः, स्वभाव से, ह्रस्वभावेल परलोपः, है ना। ह्रस्वभावे, तो ये क्या है, ह्रस्व धन अभावे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर यही सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है, समानः सवर्णे, समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्चालोपम। यहाँ पे क्या है, ह्रस्व के बाद आ है और यहाँ पे भी आ है, तो इस समान, इसके बाद सवर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ परश्चालोपम, इस आ का लोप, तो ये क्या हो गया, ह्रस्वभावे। समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्चालोपम, है ना। इस सूत्र से, ये 24वें नंबर के सूत्र से ये ह्रस्वभावे हुआ। तो स्वभाव से, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, स्वभाव से ह्रस्व, स्वभाव से ह्रस्व के अभाव, ह्रस्वभावे अर्थात ह्रस्व का अभाव होने पर। ह्रस्वभावे में कौन सी विभक्ति लग गई, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी का एक वचन है, तो ह्रस्व के अभाव पर, ह्रस्व का अभाव पर परलोपः, पर का लोप हो जाता है। स्वभाव से ह्रस्व के अभाव पर का लोप हो जाता है, ह्रस्व के अभाव पर, ह्रस्व के अभाव पर अर्थात जैसे इन्होंने क्या कहा, देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सर्वत्र ह्रस्व दीर्घ, सभी जगह ह्रस्व दीर्घ हो जाता है, और फिर आगे क्या कह रहे हैं, स्वभाव से ह्रस्व के अभाव पर का लोप हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं ना, तो इसको अपन थोड़ा इजी वे में पढ़ लेते हैं। जैसे एक जगह लिखा है महाधन आलय, और दूसरी जगह लिखा है दश धन आनन, और एक और ले लेते हैं अपन, तब धन अभ्युदय। और
तब धन अभ्युदय। एक और केस ले लेते हैं। हाँ, रत्न धन आकर। ये अपने पास 4 केस हैं। ठीक है, 24वां सूत्र अगर अपन लगाएंगे तो सभी जगह अपन को अनतिक्रमयन विश्लेषित, ये 23वां सूत्र अनतिक्रमयन विश्लेषित, ये 23वां सूत्र सभी जगह लगाएंगे तो वो आप लगा लीजिएगा। अभी समय की कमी के कारण हम नहीं लगा रहे। तो यहाँ अपन देखेंगे, यहाँ आ है ना, महा के अंत में क्या है, आ है, आ दीर्घ, इसका योग किससे हो रहा है, आ से। यहाँ पे ह्रस्व आ का योग हो रहा है आ से। यहाँ पे ह्रस्व आ का योग हो रहा है ह्रस्व आ से, और यहाँ पे ह्रस्व आ का योग हो रहा है दीर्घ आ से। ये दोनों केस एक से हो गए। इसको अलग कर लेते हैं। दया धन अर्णव, दया धन अर्णव, यहाँ दीर्घ आ का योग हो रहा है ह्रस्व आ से। ठीक है, तो ये चारों अपनी अलग अलग प्रकार की कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ हम देखेंगे समान है, उसका योग हो रहा है सवर्ण से, है ना। सब जगह पहला पक्ष जो है वह समान है, दूसरा पक्ष सवर्ण है। तो अपना ये जो व्याख्या है, व्याख्या में क्या कहा उन्होंने, सर्वत्र ह्रस्व दीर्घ, सर्वत्र ह्रस्व दीर्घ, सभी जगह ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। तो ह्रस्व दीर्घ हो जाता है तो ह्रस्व पहले में कहाँ कहाँ है, एक ये है और एक ये है ना। तो ये ह्रस्व क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये हो गया आ। ठीक है, तो इन वाले केसेस में तो अपन ने कहा कि जो पहला वाला है वह दीर्घ हो जाएगा, समान दीर्घ हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है परश्च लोप, पर का लोप हो जाएगा, तो दूसरे वाले का लोप होएगा। ठीक है, तो यहाँ ये लोप हो गया। अब लेकिन यदि वो जो पहला वर्ण है वह पहले से ही दीर्घ है, जैसे महालय में, दयार्णव में, तो यहाँ आ जो है वह पहले से ही दीर्घ है, तो वो क्या कह रहे हैं, व्याख्या में आपने देखा स्वभावतः ह्रस्वाभावे परलोपः, ये लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है, स्वभाव से ह्रस्व के अभाव पर, ह्रस्व के अभाव पर मतलब ह्रस्व का अभाव है, मतलब पहले से ही दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है। तो ह्रस्वाभावे, ह्रस्व का अभाव होने पर का लोप हो जाता है। तो ह्रस्व है ही नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो पर है बस इसका लोप कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीर्घ तो पहले से ही दीर्घ है। तो स्वभावतः ह्रस्वाभावे परलोपा, ह्रस्व का अभाव होने पे पर का लोप हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ पे। तो सभी जगह क्या आया, दीर्घ आ ही शेष बचेगा। ये समझ में आया, सर्वत्र ह्रस्व दीर्घ, स्वभाव तो ह्रस्वाभावे परलोपा। ठीक है, इधर तक किसी को कोई प्रश्न? हाँ, नहीं आया भैया जी इधर समझ में। ये थर्ड वाले केस में स्वभाव से आ है और दूसरा वाला लोप हो गया। देखो क्या है, थर्ड वाला जो केस है तब धन अभ्युदय है ना, तो आपका ह्रस्वा किससे मिल रहा है, ह्रस्वा से। आ और आ का ही योग है ना इसमें, ह्रस्व आ और ह्रस्व आ का ही योग बना ना, तब में अंत में आ और अभ्युदय में प्रारंभ में आ, यही केस। हाँ, तो ये दीर्घ रहेगा ये। हाँ, तो ये हुआ आपका दीर्घ, तो ये दीर्घ होके क्या बना, आ, और इसका करो लोप, लोप। हाँ, तो ये अब रहा ही नहीं, तो क्या बचा शेष, आ। तो अब क्या हो जाएगा ये, तो वो जो हाँ बोलिए।
वो क्या बता रहे हैं ह्रस्व के अभाव में कुछ कुछ? तो ह्रस्व के अभाव कहाँ है? ह्रस्व का अभाव यहाँ है, यहाँ महालय में, महाधन आलय में ह्रस्व का अभाव है, यहाँ ह्रस्व नहीं है ना। हाँ नहीं है, तो नहीं। यहाँ क्या करेंगे, पर का लोप बस कर दो, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो दीर्घ पहले से है ना, तो इसको अच्छा क्या अच्छा। दीर्घ करोगे। इसी प्रकार दयाधन अर्णव में क्या, ये दीर्घ पहले से है, दया है ना, हाँ हाँ तो इसको क्या हाँ दीर्घ हाँ। करोगे, तो इसको दीर्घ रहने दो, जो पर है उसका लोप कर दो। अच्छा हम्म, ठीक ठीक भैया। ठीक है। अब आपका एक श्लोक लिखा हुआ है वहां पे, अदीर्घो दीर्घताम याति नास्ति दीर्घस्य दीर्घता पूर्वम दीर्घस्वरम दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। देखो इसके 4 चरण अपन अलग अलग लिख लें। अदीर्घो दीर्घताम याति नास्ति दीर्घस्य दीर्घता पूर्वस्वरम पूर्वम स्वरम पूर्वम स्वरम सॉरी पूर्वम दीर्घ स्वरम स्वरम दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। अदीर्घो दीर्घताम याति नास्ति दीर्घस्य दीर्घता पूर्वम दीर्घस्वरम दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। उक्तम च, उक्तम च यानी ठीक कहा है। क्या कहा है, अदीर्घो दीर्घताम याति, तो यहां पे पहले अपन विच्छेद कर लें। तो ये अदीर्घो कहां से हुआ, तो ये अदीर्घ, ये बार बार अपने पास आ रहा है, यहां विसर्ग था तो विसर्ग का ओ हुआ है। दीर्घताम याति, याति यानी प्राप्त होता है ना। याति जो आप देखेंगे, भैया हाँ जी जैसे बोलिए। अदीर्घो दीर्घ या अपन देखा ना ओ हो रहा है, तो ये अगले वाला जो देखते हैं जैसे द है उसके बाद, तो उसके लिए हम बोले ना कि घोष है और यहाँ पे विसर्ग है, तो फिर से मतलब बोलिए, उसके मुझे हिसाब समझ से में जो नहीं आया घोष, आपका प्रश्न, क्या पूछ रहे हैं? मतलब हम ये बोल रहे ना यहाँ पे विसर्ग था, विसर्ग का लोप होके ओ हो गया, तो उसमें हम विसर्ग अगले का, शब्द सुनिए के सुनिए साथ। सुनिए, गलत बोल गया। विसर्ग का लोप होके वो नहीं हुआ, विसर्ग ही ऊ में कन्वर्ट हुआ और ऊ का ओ हुआ है। विसर्ग का लोप नहीं हुआ, विसर्ग परिवर्तित हुआ है। लोप होना तो मतलब गायब हो गया, विसर्ग बदला है उसमें। ये अपन ने नियम पढ़ा था विसर्ग संधि में। देखिए एक बार फिर से उस नियम को बता देता हूं। ये नियम बहुत बार लग रहा है, जो लोग नए होंगे तो शायद उन्हें। अकार, ठीक है, अकार के परे विसर्ग, ठीक है, और विसर्ग के बाद घोष। घोष तो आपको पता ही है, अपन ने पढ़ लिए, जो अपने 20 घोष वर्ण थे उनमें से कोई भी हो, तो विसर्ग का होएगा ऊ। विसर्ग का लोप नहीं हुआ, विसर्ग कन्वर्ट हुआ है ऊ में। अब विसर्ग के स्थान पे लिखेंगे ऊ, और आ और ऊ ये दोनों का योग बन के क्या बन जाएगा, ओ। हाँ, तो ये जो घोष मतलब हम अगले शब्द का देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली, विसर्ग के बाद घोष होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, अदीर्घ, फिर क्या लिखा है, द, तो ये द क्या है, ता था द, तवर्ग का तीसरा वर्ण है द, है ना। ता था द ध न, तवर्ग यही है, नहीं आया। ठीक है ठीक है।
आया? आ गया आ गया। आ गया। हाँ और इसी प्रकार आपका यहाँ पे भी हो जाएगा परलोपो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये परलोपः, है ना। यहाँ विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है, वा। अपन ने पढ़ा था यारा लावा, ये घोष में होते हैं, है ना। तो ये परलोपः है, परलोपो नहीं है, तो इसका भी ओ हुआ है। ठीक है। हाँ भैया समझ गया। हाँ, अब देखिए अदीर्घो दीर्घताम याति, याति जो है, याति का अर्थ होता है पार होना, जाना, होना, है ना। तो याति जो है आपका, ये या धातु से बना हुआ है। एक मिनट,